नमस्कार, 18 स्वदेश की खास पेशकश स्मार्ट शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और आज हमारे फोकस में देश का हर वो इंसान है जो खुद का घर खरीदने का सपना देख रहा है और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहा है, लेकिन बजट के चक्कर में उसके घर का सपना दिन ब दिन आगे खिसकता जा रहा है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको उन शहरों के बारे में बताने वाले हैं जहां आप 50 लाख रुपए के बजट में अपने सपनों का आशियाना खरीद सकते हैं। अगर लोकेशन को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आज दूर होने वाली है। आपकी मदद के लिए हमारे साथ हैं स्टेट टॉक आरईए के मैनेजिंग पार्टनर रवि केवल रमानी और सुविधा लाइफ स्पेस के मैनेजिंग पार्टनर और क्रेडाई एमसीएचआई के स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च हेड डॉक्टर एडवोकेट हर्षल चावला। तो चलिए उनसे बातचीत का शुरू करते हैं। हर्षल जी और रवि जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। शुरुआत हर्षल जी आपसे करना चाहेंगे। तमाम ऐसे लोग हैं, एक बड़ी आबादी है देश की जो घर खरीदना तो चाहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब चीजें उनके बजट में नहीं रही। तो आज हमने सोचा कि नहीं, उन लोगों को टच किया जाए और वो लोग जिनका बजट 50 लाख रुपए का है उनके लिए कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाएं और उनको बताया जाए कि आपके लिए इन डेस्टिनेशन पर ये प्रोजेक्ट्स आपके लिए मुफीद हो सकते हैं और आपके बजट में आ सकते हैं। सबसे पहले जरा आप ये बताइए कि मान लीजिए 50 लाख का अगर बजट हो किसी का, तो क्या कौन कौन से शहरों में अभी पॉसिबल है, अभी भी गुंजाइश बची है घर खरीदने के लिए, अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और ये 50 लाख की बात अफोर्डेबल हाउसिंग जिसे हम कहते हैं उस सेगमेंट में आती है। मुंबई सिटी को छोड़ के लगभग सारे टीयर 1 सिटीज में 50 लाख में संभावना है अफोर्डेबल हाउसिंग मिलने की। मुंबई सिटी में नहीं पॉसिबल है, लेकिन एमएमआर जिसे कहते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, मतलब बोरीवली से आगे, थाने से आगे, ये सभी लोकेशंस में 50 लाख का बजट में पॉसिबल है आज भी घर मिल पाना। लेकिन ये 50 लाख क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग के डेफिनेशन और उनके इम्प्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। नहीं, आगे क्यों हर्षल जी, अभी बता दीजिए आप। मैं उसी सवाल पर आ भी रहा था कि जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो रेंज कहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है? क्योंकि अब तो हम सुन रहे हैं कि ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनकी कीमत 2 करोड़ से शुरू हो रही है, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं अफोर्डेबल हाउसिंग है। तो लोगों के मन में थोड़ी कसमकश चलती है कि अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग है तो हम जिस सेगमेंट में अपने घर खोज रहे हैं वो फिर कौन से सेगमेंट में आएगा? रियल एस्टेट में ना 2 शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, अफोर्डेबल और लग्जरी। और ये दोनों की डेफिनेशन अब तक किसी को पता नहीं है, बट जो सरकारी डेफिनेशन है अफोर्डेबल की वो है 45 लाख या तो फिर 60 स्क्वायर मीटर, मतलब 642 कारपेट जिसे हम कहते हैं वो साइज। अब दिक्कत ये हो जाती है कि मुंबई जैसे शहर में, हमने क्रेडाई एमसीएचआई ने एक स्टडी की थी, ऑलमोस्ट 5,000 रुपया फुट गवर्नमेंट के चार्जेस है, प्रीमियम्स और अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो चार्जेस गवर्नमेंट लगाती है डेवलपमेंट में। तो अगर हम कॉस्टिंग पकड़ेंगे तो 600-650 फुट के फ्लैट पे 5,000 जोड़े तो 30-35 लाख तो सिर्फ गवर्नमेंट के चार्जेस हो जाते हैं। तो उसके बाद अफोर्डेबल मिल पाना मुंबई में इसके लिए लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। बट अगर हम बातें करते हैं दूसरे शहरों की, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को फोकस रखना चाहिए ये साइज पे, 65 स्क्वायर मीटर, और ना कि ये 50 लाख के टिकट पे। और अगर उनका फोकस है टिकट पे तो उनको कंट्रोल करना चाहिए जो प्रीमियम्स जो हम बोलते हैं उस पे, क्योंकि आज मुंबई के अंदर 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट गवर्नमेंट चार्जेस में जाते हैं। कंस्ट्रक्शन तो बहुत छोटा सा विभाग रह गया है मुंबई में, और बाकी शहरों में क्योंकि ये प्रीमियम्स इतने ज्यादा नहीं है, उस वजह से 50 लाख में ये मुमकिन है। तो डेफिनेशन इज दिस 45 लाख या 60 स्क्वायर मीटर जब हम अफोर्डेबल की बात करते हैं। ठीक है हर्षल जी, एक काम करते हैं, मुंबई को ना उससे निकाल देते हैं, मुंबई से थोड़ा बाहर निकलते हैं और मुंबई से बाहर निकल के एमएमआर का जो विस्तृत एक रीजन है वहां की बातचीत करेंगे और जो बाकी शहर है ना उनके बारे में आपसे व्यू लेंगे कि अच्छा फिर कहां पर पॉसिबल है। हम जरा बातचीत करते हैं रवि केवल रमानी से, जो कि रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर भी हैं। रवि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके पास भी ऐसे तमाम लोगों के सवाल आते होंगे, आई होप क्वेरीज होती होंगी कि 50 लाख रुपए का ही बजट है, हमारे लिए ऑप्शन क्या है? आप उनको कैसे गाइड करते हैं? आप जरा बताइए, आपके नजरिए से कौन कौन से शहरों में विकल्प अभी भी बचे हैं
हालांकि धीरे धीरे करके 50 लाख की वैल्यू काफ़ी कम हो गई है, और वाकई अगर कोई शहर के अंदर घर खोज रहा हो उसके लिए तो फिर मुश्किलें तो हैं ही। तो ज़रा बताइए कि कहाँ कहाँ विकल्प आप देख रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि जब हम घर खरीदने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये ज़रा गाइड कर दीजिए आप। अभिषेक जी, 50 लैक्स का जो क्लाइंट अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उनको यूजुअली टियर 2 सिटीज में इन्वेस्ट जी। करने का रिकमेंडेशन करते हैं। जैसे कि पूना हो जाता है, देन यू हैव इंदौर, देन यू हैव प्लेसेस विच आर अ लिटिल बिट आउटसाइड, जैसे कि रायपुर जैसा है, नया रायपुर है, उधर मैं रेकमेंड करता हूँ क्लाइंट्स को लेने के लिए। देन एक और कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शनल ओनरशिप का, और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है रीट्स का, REIT का। तो जो जिनको इन्वेस्ट करना है और बड़ा क्वांटम नहीं होता है, तो उनको हम ये डायरेक्शन में गाइड करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, आपने जो क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस, जो पेपर वर्क जो आप बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या देखना चाहिए, इसमें आंसर डिवाइड होता है 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट में। एक होता है अंडर कंस्ट्रक्शन में, और दूसरा होता है रीसेल प्रॉपर्टी में। अगर रीसेल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो आपको उनका चेन ऑफ अग्रीमेंट, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रॉपर्टी का, उसमें आपको देखना चाहिए, थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज, जांच पड़ताछ करनी चाहिए उसमें। दूसरा आता है द मंथली मेंटेनेंस कितना है। अगर समझो कोई सोसाइटी है या बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, तो उधर आपका सोसाइटी क्या है, आपकी कम्युनिटी में अमेनिटीज क्या है, आपको ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर जो बिल्डिंग के आजू बाजू एरिया है, उसकी थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए, दिन में देखना चाहिए उसको, शाम में देखना चाहिए, एंड नेबर से बात करनी चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि ये बिल्डिंग में कैसे टाइप के लोग रहते हैं और उनका रहने का एक्सपीरियंस कैसा था। दीज आर, ये थोड़े बेसिक चीजें होते हैं जो रीसेल प्रॉपर्टी के मामले में होता है। और अगर आप प्राइमरी मार्केट, जो अंडर कंस्ट्रक्शन या डेवलपर की अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो सबसे पहली चीज उसमें होती है डेवलपर का रेप्यूटेशन। उन्होंने कितना टाइम से वो डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्लोज किए हैं, वो कौन से एरिया में काम करते हैं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट में है, जैसे वो सिर्फ पुणे में करते हैं, या पुणे के भी एक स्पेसिफिक एरिया में करते हैं। मुंबई शहर में लग्जरी डेवलपर्स आते हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया में काम करते हैं, जो मुंबई के उस 3-4 पिन कोड के बाहर ही नहीं जाते। तो दूसरे टाइप के डेवलपर होते, पर उन डेवलपर का रेप्यूटेशन उस माइक्रो मार्केट में बहुत अच्छा होता है। फिर दूसरा होता है जो नेशनल लेवल पे करते हैं डेवलपमेंट। यू हैव सम गुड कंपनीज विच आर वर्किंग इन बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, और कुछ होते हैं जो पब्लिकली लिस्टेड और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। रवि, एक और चीज़, एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले, और उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड निकल के आया कि जो रेडी टू मूव जो घर है ना वो सस्ते हैं, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो घर हैं वो महंगे हैं। मे भी हो सकता है कि अब नए घर जो बने नए डिज़ाइन के साथ बन रहे हैं, उनमें अमेनिटीज़ ज़्यादा हैं, इंटीग्रेटेड सोसाइटीज़ आ रही हैं, ये रीजंस हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये बजट है और टायर 2 में अगर जाना ही है, तो आपके हिसाब से रेडी टू मूव में ऑप्शन मिलेंगे, या फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहां पर भी विकल्प मिल सकते हैं? दोनों में एडवांटेज है और डिसएडवांटेजेस है। आपको जो बायर होते हैं उनको अपने माइंड में रखना पड़ता है कि उनका इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है। रेडी टू मूव इन जो बिल्डिंग होती है वो 5-10 साल, 15 साल, शायद 25-30 साल पुरानी भी हो, वो टाइम पे बने हैं, तो उनका कॉस्टिंग अलग होता है। अभी जो नए बिल्डिंग्स बनते हैं वो नए नॉर्म्स, नए रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से बनते हैं, और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो बढ़ते ही रहता है, तो उनका जो कॉस्टिंग होता है वो आज की डेट पे होता है। तो दे आर डेफिनेटली मोर एक्सपेंसिव, बट आपको उसमें कम से कम एक पेमेंट का टाइमलाइन मिलता है। तो आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी टाइम लगता है बिल्डिंग को बनने में, आप उसको ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स पे कर सकते हो। फिर कभी डेवलपर्स आपको प्लान भी दे देते हैं, पेमेंट रिलैक्सेशन प्लान्स होता है,
जहां वो 20, 30 या 60, 40 का कुछ स्कीम लाते हैं, तो वो एक पेमेंट का भी आपको सहूलियत मिल जाती है। रेडी टू मूव इन में आपको 30 दिन, 60 दिन, मैक्सिमम 90 दिन में आपको पूरा पेमेंट करना पड़ता है। तो उसमें आपको आपका फाइनेंसेस देखना पड़ता है, और उसमें आपको फाइनेंसेस में एक लोन फैसिलिटी अगर आपको चाहिए, तो योर फाइनेंसेस एंड योर क्रेडिट स्कोर हैज टू बी वेरी स्ट्रांग टू गेट दैट लोन। दीज आर काइंड ऑफ द टू मेन डिफरेंशिएटर्स जो आपको मिलता है। दूसरा आता है डेवलपमेंट में, आपको जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आपको फ्लोर का चॉइस, पार्किंग का चॉइस, अमेनिटी के चॉइसेस मिलते हैं। रीसेल के जो पुराने बिल्डिंग होते हैं उसमें जो है वही मिलता है, उसमें आपको चॉइसेस नहीं मिलते हैं। सो ईच वन हैज देयर ओन, एक का पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोस और कॉन्स सबका रहता है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। दोनों ही में जो रेडी टू मूव है उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके भी कुछ फायदे हैं, और आपकी अपनी प्राथमिकता फिर उसके हिसाब से तय होनी चाहिए। आप अपनी प्राथमिकता देखिए, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी आप सर्च कीजिए या फिर तय कीजिए। हर्षल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप क्रेडाई एमसीएचआई में आप स्टैटिक्स और रिसर्च हेड भी हैं। ज़रा ये बताएंगे कि अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो 50, 60, 70 लाख वाले जो घर बन रहे हैं, जो फ्लैट्स बन रहे हैं, उनका रेशियो कितना है? और जो हाई एंड वाली प्रॉपर्टीज हैं, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनका रेशियो क्या है? किस तरह के प्रोपोर्शन आप देख रहे हैं अभी फिलहाल? तो बहुत अच्छा सवाल है। इसको हमको समझना चाहिए कि पैंडेमिक के बाद, आपका जो कोविड के बाद लोगों का ट्रेंड चला गया है कि उनको थोड़ा ज्यादा साइज के फ्लैट्स उनको पसंद है। उनका जो बायर बिहेवियर पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, और उस वजह से जो पहले ट्रेंड था पैंडेमिक के पहले, कि लोग बजट कॉन्शियस ज्यादा थे, बट पैंडेमिक के बाद लोग थोड़ा स्ट्रेच करने को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन उनको साइज ज्यादा अच्छी चाहिए। उस वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग से पूरा मामला शिफ्ट होके लग्जरी में चला गया। अब लग्जरी, हर माइक्रो मार्केट की एक अलग डेफिनेशन होती है, और मैं अगर साइज देखूंगा तो अगर हम बोलते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग साइज 60 स्क्वायर मीटर की हो, तो एवरेज लग्जरी की साइज 70 या 80 स्क्वायर मीटर हो जाती है। वो एक्स्ट्रा 10-20 मीटर के वजह से 50 लाख इजीली क्रॉस हो जाता है। पर आज भी अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 25% हमारी जो इन्वेंट्री है कुल मिला के अभी भी वो अफोर्डेबल सेगमेंट या अफोर्डेबल साइज में बन रही है। बट लास्ट 3 साल में जितने भी लॉन्चेस हुए उनका झुकाव थोड़ा ज्यादा रहा है लग्जरी की तरफ, और ये प्योरली बायर ड्रिवन है, ये प्योरली होम बायर पैटर्न के ड्रिवन है। अल्टीमेटली डेवलपर वही बनाएगा जो वो बेच सकता है। जी, करेक्ट करेक्ट, ये आपने सही पॉइंट कहा कि डेवलपर भी बनाने से पहले इन्वेस्टर सेंटिमेंट क्या है, होम बायर की प्रायोरिटीज़ क्या है, उसको ध्यान में रखते हैं और उसके बाद अपने डिसीजंस ले रहे हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसका जवाब रवि आपसे जानना चाहेंगे। मान लीजिए कोई एक्चुअल होम बायर नहीं है और वो अगर इन्वेस्टर है, उसको डिसेंट रिटर्न चाहिए। अब देश में मोटा मोटी देखेंगे तो 7-8 बड़े मार्केट हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई हो गया, बाकी बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहर भी अब तो उभर रहे हैं, बाकी छोटे छोटे डेस्टिनेशन भी अब पिकअप कर रहे हैं। तो किसी को अगर निवेश के नजरिए से मान लीजिए अगर कहीं प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो आपके हिसाब से बेहतर डेस्टिनेशन क्या है? और क्या उसको भी मतलब अगर बजट अलाउ करता है तो लग्जरी वाले सेगमेंट पर जाना चाहिए? मान लीजिए किसी के पास 2 करोड़ रुपए है तो लग्जरी में डाले या फिर अफोर्डेबल में 2-3 घर खरीदे, क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर को मैं हमेशा एडवाइस देता हूं, इन्वेस्ट करने के पहले वो अपना गोल डिसाइड कर ले इन्वेस्टमेंट का। उनको रेंटल इनकम चाहिए या उनको कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए। तो अगर रेंटल इनकम चाहिए तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतरीन होता है। अगर कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए, अगर 3 साल, 5 साल, 8 साल में उनको अपना पैसा डबल करना है या पैसे को इंप्रूव करना है, 50% to 100% इंप्रूवमेंट चाहिए, तो उनको रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन में। अभी अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो इमर्जिंग मार्केट्स में करना पड़ता है, जैसे टियर 2, टियर 3 सिटीज होती है। मेरा हाल ही में एक पॉडकास्ट हुआ था हैदराबाद के एक डेवलपर के साथ, जिन्होंने बोला कि उनका 15% रिटर्न्स आया था 50 किलोमीटर दूर मेन सिटी से ऑन लैंड। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो वो पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए।
इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने वाला है अगले 5 साल, 8 साल, 10 साल में, और जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करो उतने सस्ते में आपको मिलेगा और उतना ही आपको गेन लंबे टाइम के बाद में मिलेगा, क्योंकि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म नहीं है। तो अगर आपको पैसा अपना बढ़ाना है तो लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। बट द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इज टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, जहां अफोर्डेबिलिटी भी है अभी भी, और आपको उसी अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिलता है कैपिटल अप्रिसिएशन में। ठीक है, परफेक्ट। ये आपके लिए सलाह है कि आप अपने पहले गोल डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए। आपको अप्रिसिएशन चाहिए प्रॉपर्टी के प्राइसेस में, या फिर रेंटल इनकम चाहिए। रेंटल चाहिए तो फिर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में जा सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, इस तरह की चीज़ों में आप पैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आई होप कि ये जो चर्चा रही है, आपके जो मन में सवाल उठ रहे होंगे उनके जवाब आपको मिले होंगे। रवि जी और हर्षल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए स्वदेश स्मार्ट शहर में। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रियल एस्टेट की टॉप 10 खबरें आपके लिए हम लेकर आएंगे। आपके